हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे DFCCIL के लिए इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का क्वेश्चन, और ये आपका टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले वाले आप टेस्ट नहीं देखे हैं और जो वीडियो अवेलेबल है वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। इसे आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और पहले आपको खुद का अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि इन्फ्लेशन इज कॉज बाई। तो इन्फ्लेशन किसके वजह से होता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब बाजार के अंदर सामान का दाम बढ़ जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन। इस दोनों के वजह से इन्फ्लेशन होता है मार्केट में। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो जब ऑप्शन ए नहीं रहेगा तब आपको ऑप्शन बी के ऊपर जाना है, लेकिन जब ये ऑप्शन कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन रहे तब आपको बी के ऊपर नहीं जाना है। हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, समझिए। देखिए मान लीजिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सामान है। ठीक है, सामान ये कहाँ से आया मार्केट में? तो पहले इंडस्ट्री में बना, उसके बाद क्या हुआ कि सप्लाई हुआ मार्केट के अंदर तो आया। और दूसरी बात क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये क्या किए, इनके पास पैसा आ गया। पहले कम पैसा था, अब ज़्यादा पैसा आ गया। तो जब ये मार्केट में जाएंगे तो इनके पास क्या हो गया, मनी सप्लाई ज़्यादा आ गया है। तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, उसके वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है, सामान का दाम बढ़ सकता है क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज होने लगेगा चीज़ें। और दूसरी बात क्या कि पीछे से सप्लाई अगर कम हो गया, पीछे से सप्लाई कम हो गया, उसके वजह से भी बाजार के अंदर दाम बढ़ सकता है। तो इन दोनों के वजह से इन्फ्लेशन होता है। समझ गए आप चीज़ों को? तो चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन में जब ये ऑप्शन रहेगा तो हमें इस पर नहीं जाना है, अगर ये नहीं रहेगा तब ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन है कि देखिए कह रहा है कि नेम द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी वेयर इन ए कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस इज ए ब्रांडेड एज ए सेपरेट यूनिटी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेट यूनिटी में जब हम किसी चीज़ को ब्रांडिंग करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये ब्रांडिंग जो होता है क्या होता है। देखिए ब्रांडिंग का मतलब है कोई भी कंपनी होता है जो अपना ब्रांडिंग करता है तो पहले बात वो अपना नाम यूनिक रखता है, जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा होगा उसका उस नाम का कोई भी चीज़ मतलब मार्केट के अंदर। समझ गए? दूसरी बात क्या हो गया कि उसका सिंबल अलग होगा। ठीक है, सिंबल, उसका नेम अलग होगा। ठीक है, मतलब यूनिक होगा, सिंबल अलग होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसका लोगो जो होगा वो भी अलग होगा। समझ गए? लोगो, उसका मतलब टैग लाइन देखिएगा तो टैग लाइन भी अलग होगा, उसका मॉस्कट जो होगा वो भी अलग होगा। तब मतलब इन सब के बेसिस पर क्या करता है कंपनी, अपना ब्रांडिंग करता है कि किसी से हमारा ब्रांडिंग मैच ना करे ताकि हमें यूनिक बनाना है, इस वजह से। ठीक है, अब बात रही गई यहाँ पे किसका कि मतलब इसमें पूछ रहा है कि सेपरेट, जब हम सेपरेट मतलब सेपरेट ब्रांडिंग करते तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए उसको हम बोलते हैं यानी कि इनग्रेडिएंट ब्रांडिंग बोलते हैं। देखिए इनग्रेडिएंट ब्रांडिंग में क्या होता है ना कि इसमें हम चीज़ों को एक यूनिट का, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी है तो उसमें हम किसी एक खास यूनिट को जो क्या करते हैं ना अलग से ब्रांडिंग करते तो हम उसी को क्या बोलते हैं, यानी कि इनग्रेडिएंट ब्रांडिंग बोलते हैं। देखिए इनग्रेडिएंट ब्रांडिंग में जैसे कि आप बहुत सारे मतलब ऐसे कंपनी का नाम सुने होइएगा कि एक ही कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, ABCD मतलब बहुत वैरायटी टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ये एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई खास मतलब ये देता है कि मतलब ब्रांडिंग करता है कि ये प्रोडक्ट उसका, जैसे कि आप लोग भी लेते हुएगा तो मतलब एक कंपनी तो देखते हैं बहुत सारा अच्छी प्रोडक्ट मतलब बना करके बेचता है, लेकिन उसका कोई एक खास प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। तो वही क्या है, उसका सेपरेट मतलब ब्रांडिंग है उस प्रोडक्ट का। समझ गया बातों को? जैसे कि आप लोग को अगर मोबाइल खरीदना होता है तो बोलते इस कंपनी को लो, ये खास है, लेकिन वो कंपनी और भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहता है, लेकिन आप बोलते नहीं टीवी लेना है, वो कंपनी अगर टीवी बना रहा है फिर भी आप बोलते हैं क्या टीवी लेना है तो किसी और कंपनी का लो, जो आप उस कंपनी को उस ब्रांडिंग के नाम से आप जानते हैं अच्छे से। समझ गए? तो यही होता है सेपरेट ब्रांडिंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन हो गया 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या होता है ना, 3 नंबर क्वेश्चन है, होता नहीं है। ठीक है, कभी कभी ना बोलते बोलते ये सब चीज़ें अपने आप आ जाता है।
देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए मतलब किस बेसिस पे जो है ना मतलब HDI का मतलब इसको निकाला जाता है, तो किसके द्वारा निकाला जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये निकाला जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कंसीडर किया जाता है ये आपको याद रखना है, और मैं यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद शिक्षा, उसके सॉरी रोजगार नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बहुत लोग रोजगार से कंफ्यूज करते हैं, रोजगार आपको ध्यान रखने को रोजगार इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। किसी देश का क्या देखा जाता है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है, मतलब जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसके बाद क्या कि वहाँ का एजुकेशन कितना % है लोगों के पास, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग एजुकेशन है। ठीक है वहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा है, मतलब जो वहाँ का जो मतलब कैपिटल है ना, पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, तो उसके बेसिस पे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकाला जाता है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम जब अच्छा होता है ना तभी वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, अच्छा होता है। समझ गए बातों को। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन का आंसर किसका देना है कि 2020 और 2021 ये दोनों में जो है ना भारत का रैंक, इंडिया का जो है ये कौन सा रैंक है HDI में। ठीक है, HDI में कौन सा रैंक है ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग ए फार्म वुड इंगेज इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग ए न्यू प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले बात आपको यहाँ ये समझना है कि आफ्टर कंसेप्ट यानी कि आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग मतलब एक फार्म है या कोई कंपनी है क्या करता है, पहले तो प्रोडक्ट को बनाता है बेचारा। अब प्रोडक्ट को बनाता है तो ऐसा नहीं बनाया और बाजार में भेज दिया, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या करता है ना उसको खुद से पहले टेस्टिंग करता है। तो टेस्टिंग करने के बाद कौन सा स्टेज को फॉलो करता है, समझ गए बातों को, यही आपसे पूछा जा रहा है। किस लिए, तो जो न्यू प्रोडक्ट है उसको बाजार में अच्छे से बेच सके, सर्वाइवल कर सके, इसके लिए। तो देखिए इसका आंसर आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, इसका हो जाएगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। देखिए जब उसका प्रोडक्ट पहले बना उसके बाद टेस्टिंग हो गया तो क्या करेगा, अब मार्केट का स्ट्रेटजी डेवलप करेगा। क्यों, क्योंकि जब उसको अब मार्केट के अंदर ले जाएगा बेचेगा तभी तो उसका कुछ रिवेन्यू आएगा जो कॉस्ट उसका गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसको मार्केट स्ट्रेटजी में क्या करेगा कि सबसे पहले ये देखेगा कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर नीड क्या है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का डीप स्टडी करेगा, मतलब रिसर्च करेगा कस्टमर के बारे में कि ये कस्टमर कैसा है। मतलब इसको सेग्रीगेशन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कस्टमर के वहाँ वो सेग्रीगेशन भी कर लेगा, मतलब सेगमेंटेशन इस हिसाब से कर लेगा कि कौन सा कस्टमर है जो कितने इनकम तक का सामान खरीद सकता है, मतलब कितने पैसा तक का सामान खरीद सकता है, कितना उनका इनकम है। ठीक है, तो इन सब बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है। इनका गोल क्या होता है फाइनली ना कि कस्टमर तक अपने जो ये सर्विस देना चाहते हैं उस सर्विस को और ये अपने ऑफर को पहुंचा सके किसी तरह। तो मार्केट स्ट्रेटजी में यही होता है, जब ये अपने ऑफर को और ये अपने सर्विस को मतलब लोगों तक पहुंचा सकेंगे, इनका भी नया प्रोडक्ट है, लोगों को अवेयर कर सकेंगे ये अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ये किस में होगा, मार्केट स्ट्रेटजी के ही अंदर आएगा ना, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के। जब मार्केट स्ट्रेटजी, जब इनका प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट स्ट्रेटजी जब अच्छा हो जाएगा ना तो ऑलरेडी क्या होगा ना कि इनका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिकने लगेगा, जो इनका न्यू प्रोडक्ट है वो। समझ गया बातों को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या नहीं है इसमें। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, आपको पता चल गया ना। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें डी जो होगा ये हो जाएगा। देखिए प्रोवाइडिंग लोन टू द जनरल पब्लिक, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पब्लिक को लोन नहीं देता है। किसको देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लोन किसको देता है, तो ये देता है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। समझ गया बातों को। और इसको जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं इसको हम कहते क्या है, तो इसको कहते हैं हम रिवर्स यानी कि रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और यही जब ये मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है ये अपना पैसा जब आरबीआई के अंदर डालता है या आरबीआई लोन के रूप में लेता है इससे कॉमर्शियल बैंक से, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है ना, ये रेपो रेट जो होता है ये बड़ा होता है, ज़्यादा % होता है, किससे, रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रेट लेता है, लेकिन आरबीआई जब खुद देना होता है इनको तो ये कम देता है कमर्शियल बैंक को। देखिए एक और टर्म आता है बैंक दर। ठीक है, बैंक दर। देखिए बैंक दर क्या होता है ना,
ये जैसे यानी कि रेपो रेट होता है ना, सेम इसी तरह होता है। लेकिन ये जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब अल्पकाल के लिए होता है। लेकिन जब यही आरबीआई से कमर्शियल बैंक पैसा लेता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। तो ये चीज़ें पूछा जाता है कि बैंक दर क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है कमर्शियल बैंक या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको आंसर क्या देना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। समझ गया बातों को। अब थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए आरबीआई का काम क्या है कि इश्यूइंग एजेंसी ऑफ द करेंसी, ये बात सही है बिल्कुल। ये करेंसी का जो इशू होता है ये सब मतलब आरबीआई के अंडर में ही देख रेख में होता है। दूसरा देखिए क्या है आपका कि बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब गवर्नमेंट के जो होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये बैंकर होते हैं। अगला क्या है कि अनाउंस द क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल इन्हीं के वजह से क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इस सबको कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और देखिए इट कंट्रोल द इन्फ्लेशन, सही बात है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप बताना चाहते हैं तो ये बता दीजिए हमें कि कौन से मतलब एक्ट के द्वारा हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना एजेंट है, कहाँ पे, तो IMF में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट भी होते हैं। कौन होते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा ये चीज़ें किया जाता है। और ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, तो कमर्शियल बैंक को करते हैं। इतना चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए छठा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इंक्लूड द कस्टमर एटीट्यूड टुवार्ड्स द ब्रांड। बस इतना ही से आपको क्वेश्चन को पकड़ लेना है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इंक्लूड द कस्टमर एटीट्यूड टुवार्ड्स द ब्रांड। जब किसी भी कस्टमर को एटीट्यूड हो जाता है उस ब्रांड के प्रति, मतलब एटीट्यूड मतलब एक पॉजिटिव भावना हो जाता है। समझ गए बातों को ना। जैसे कि बहुत सारा ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज करते होइएगा तो आपको उसके ऊपर इतना बिलीव है ना कि आप आंख मूंद के वही प्रोडक्ट खरीदते या अपने दोस्त को भी बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो उसको जो एटीट्यूड होता है ना कस्टमर को किसी भी ब्रांड के प्रति, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बिहेवियर सेगमेंटेशन। क्या, कौन सा सेगमेंटेशन बोलते हैं, बिहेवियर सेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ गए। जैसे सेगमेंटेशन के अंदर तो हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ के बेसिस पे सेगमेंटेशन किया जाता है। लेकिन ये जो ब्रांड के प्रति आपके अंदर जो एटीट्यूड है उसको हम बोलेंगे बिहेवियर सेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जब भी मतलब ना कस्टमर के अंदर अगर इस टाइप के बिहेवियर सेगमेंटेशन मतलब जैसे कि किसी ब्रांड के प्रति एटीट्यूड हो जाता है ना, तो वहीं पे क्या हो जाता है ना, वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ होने लगता है। वर्ड ऑफ माउथ कहने का मतलब क्या है ना कि सेल्फ मतलब जैसे कि फ्री एडवर्टाइजमेंट होने लगता है। फ्री एडवर्टाइजमेंट कहने का मतलब क्या है ना कि एक दूसरे को लोग बताने लगता है कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है ना। तो मतलब ये जो फ्री एडवर्टाइजमेंट होने लगता है तभी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। समझ गए बातों को। तो यही सब आता है वर्ड ऑफ माउथ में आता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को बता रहे हैं। जैसे कि जो ब्रांड आप यूज कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त को फ्री में बता रहे हैं, कंपनी आपको थोड़ी कुछ दे रहा है उसके बदले में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि प्राइमरी डिफिशिएट मतलब रिफर्स टू। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहले हम आपको यहाँ पे 2-3 टर्म समझाते हैं, उसको समझ लीजिए। इस टर्म में ना काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको क्लियर है तो मतलब गुड है, अगर क्लियर नहीं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे कि फिजिकल डिफिशिएट बताएंगे। क्या बताएंगे, क्योंकि इसी से चीज़ें निकल के आएगा। फिजिकल डिफिशिएट बताएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो राजकोषीय घाटा बोलते हैं। मैं लिख ही देता हूँ, राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा बोलते हैं। भाई साहब जो लोग हिंदी समझते हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं भी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक दिखे तो आपको इंग्लिश को एक बार ज़रूर पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि कई बार होता है ना हिंदी का टाइपिंग बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है कहीं कहीं, तो मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आप क्या कीजिएगा ना, अगर हिंदी में कहीं भी दिक्कत लगे तो आप इंग्लिश को एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है, राजकोषीय घाटा। तो देखिए सपोज कीजिए कि सरकार का पिछले साल में मतलब जो आय मतलब जो इनकम था टैक्स से कितना आया, 5 लाख आया। मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। 5 लाख एक मतलब छोटा डाटा ले लेते हैं। और सरकार ने खर्च कितना किया पिछले साल में, तो 7 लाख कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या आ गया, ये गैप आ गया जो 2 लाख का, जो 2 लाख का सरकार का गैप आया। तो ये कहाँ से लाएगा सरकार, तो या तो ये कहीं से कर्ज लेगा, क्या करेगा,
कर्ज लेगा। समझ गए बातों को, ये चाहे कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से ले या इंटरनल से ले, आपको इससे मैटर नहीं है। लेकिन सरकार क्या किया, यहाँ पे गैप लाया, मतलब इसके गैप हो गया, मतलब जो 2 लाख का गैप जो ये सरकार कैसे भरपाई किया, तो कर्ज लेकर के भरपाई किया। अब यही जो कर्ज है, ये कर्ज क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फिजिकल डिफिसिट कहलाता है, यानी कि राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो राजकोषीय घाटा जो हो गया, ये कर्ज जो सरकार 2 लाख ले लिए, तो जहाँ से कर्ज लिए इसके ऊपर क्या देंगे सरकार, ब्याज देंगे कि नहीं देंगे। तो मान लीजिए सरकार 1 साल में इसके ऊपर क्या किए कि 10,000 रुपया ब्याज देंगे। समझ गए बातों को। तो देखिए ये पिछले साल का कंडीशन था, 2 लाख सरकार को घाटा लगा था जो कर्ज लिया था, और उस पर अब इस साल क्या करेगा, 10,000 रुपया ब्याज देगा। अब इस साल सरकार का क्या हुआ, पिछले साल के मुकाबला में इस साल सरकार का जो हुआ, मतलब पैसा जो इनकम हुआ सरकार को कितना हुआ, 6 लाख हुआ, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, और एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो गया, 9 लाख हो गया। समझ गया बातों को। देखिए अब जब इसको 9 लाख हो गया तो इसके मतलब इस साल घाटा कितना लगा, तो इस साल जो सरकार का घाटा लगा वो हो गया आपका 3 लाख रुपया घाटा लगा। समझ गया बातों को। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। लेकिन इसी राजकोषीय घाटा में से अब हम जो पिछले साल का जो ब्याज था, सिर्फ देखिए बात को ध्यान दीजिए, पिछले साल के जो घाटा पर जो ब्याज था, इस ब्याज को अगर हम यहाँ पे घटा लेते हैं 10,000 रुपये, इधर मेरा पेन नहीं चलता, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 10,000 रुपया जो हम घटा लेंगे तो यहाँ पे हमें 2,90,000 रुपया जो यहाँ पे हमें अब ये जो बच गया, तो इस घाटा को क्या बोलते हैं, प्राइमरी घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी घाटा बोलते हैं। समझ गया, मतलब प्राइमरी डिफिसिट बोलते हैं। अब इन चीज़ों का आपको क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले बात हम क्या पढ़े कि फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या कि सरकार को जितना मतलब इनकम आया उसमें से वो कितना खर्च किया उसको घटा देते हैं, और जो भी शेष अमाउंट बच गया वो हो गया आपका फिजिकल, मतलब फिजिकल जो है डिफिसिट हो गया। ठीक है, राजकोषीय घाटा हो गया। तो ये हो गया पिछले साल के लिए। इसमें क्या है कि मतलब जैसे कि इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट दिया सरकार वो ऐड नहीं होता है फिजिकल डिफिसिट में। लेकिन जब हम अगले साल के लिए, अब इस साल के लिए देखें तो क्या देखें ना कि मतलब जो सरकार का घाटा लगा उसमें से पिछले साल का जो ब्याज सरकार दिया है पिछले साल के घाटा पे, उसको हम अगर घटा लिए जो इस साल का घाटा हुआ उसमें से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिफिसिट बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक घाटा बोलते हैं। तो इनको आपको क्लियर रखना। एक और होता है रिवेन्यू डिफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा। इसमें क्या होता है ना कि जब सरकार का राजस्व मतलब जैसे कि जितना आता है उससे ज़्यादा जो मतलब खर्च हो जाता है, तो इससे रिलेटेड ही होता है। ये भी हम आपको कभी थोड़ा डीपली में समझा देंगे, यहाँ पे लिखने का भी जगह नहीं मेरे पास। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ई कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यही चाहिए, तभी आप समझ पाते। ठीक है, तो अब देखिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हो कि फिजिकल डिफिसिट माइनस में क्या हो गया कि पेमेंट ऑफ, जो इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट हो गया, वही हो गया ना। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ गया बातों के कि जो इस साल का फिजिकल डिफिसिट है वो, और माइनस में जो पिछले साल जो मतलब जितना फिजिकल डिफिसिट हुआ उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया गया उसको हम घटा लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो यही निकल जाएगा प्राइमरी डिफिसिट निकल गया। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन जनरेट द रिवेन्यू फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन बाई सेलिंग प्रोडक्ट और इंकरेजिंग और स्टिमुलेटिंग द परचेज। देखिए सबसे पहले बात है आपको यहीं पे इसका आंसर निकल गया। जब ये बोला है ना कि जेनरेट रिवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन बाय सेलिंग प्रोडक्ट, तो आपका कहानी खत्म हो गया। आपको आंसर पता चल गया कि जनरेट, जब हम रेवेन्यू हमको जनरेट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेलिंग का, मतलब उसके प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए, तो हम उसको कहाँ लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। हमें सेलिंग करना है तो क्या करेंगे, जब हमको प्रोडक्ट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, अब हम उसमें सेल्समैन का काम करते, तो हमारा काम क्या होगा, मार्केटिंग करना। समझ गया बातों को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मार्केटिंग के अंदर क्या क्या करते हैं तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग टीम होता है वो देखता है कस्टमर को, उसके मतलब कस्टमर का एनालिसिस करता है। ठीक है, एरिया को एनालिसिस करता है कि कौन सा एरिया है, यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बिक सकता है। ठीक है, अगर शहर है तो क्या प्रोडक्ट वहाँ बिक सकता है, गाँव है तो क्या प्रोडक्ट बिक सकता है, कॉलेज है तो क्या प्रोडक्ट बिक सकता है। ये सब किसका काम होता है, मार्केटिंग टीम का काम होता है। समझ गए बातों को। तो ये सब चीज़ों के मतलब जो होता है सब मार्केटिंग के अंदर होता है। क्या होता है कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना और उसके बदले उसको जो रेवेन्यू जनरेट करके देना। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअली 9 नंबर क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं 9 नंबर रिपीट नहीं। देखिए द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी विच यूज डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट इज नोन एज। देखिए जब भी यहाँ पे आपको पता चल गया होगा आंसर एक ही लाइन पढ़ के, यहाँ पे जब आप पढ़े कि ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट, ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट, जब हम एक प्रोडक्ट के लिए ब्रांड का नेम करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, जब किसी एक प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपको आंसर पता चल गया होगा आसानी से। देखिए इंडिविजुअल
इंडिविजुअल ब्रांडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल ब्रांडिंग बोलते हैं। जब किसी एक खास प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते तो हम उसको इंडिविजुअल ब्रांडिंग बोलेंगे। जब एक का बात कर रहा है तो इंडिविजुअल तो ऐसे ही आ गया, समझ गए? कि लाइन ऑफ फैमिली क्यों होगा यहाँ पे, ओवरऑल फैमिली क्यों होगा, ठीक है। और ब्रांडिंग एक्सटेंशन क्यों होगा, मतलब अगर आपको कई सारे क्वेश्चन का, देखिए सीआरएम और मार्केटिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि ऑप्शन छांटने का, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि आप आंसर छांट करके निकाल लीजिए। खाली अगर नाम को छोड़कर, जैसे कि अगर किसी का सीईओ का नाम आ गया तो ये सब छोड़ करके, टैगलाइन आ गया तो ये सब छोड़ करके बाकी जो कस्टमर से रिलेवेंट जो क्वेश्चन होगा उसमें आप ऑप्शन को छांट के निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते। देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कह रहा है डैश डैश इज ए लो वॉल्यूम बट हाई यूनिट वैल्यू ऑफ मार्केट। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका आंसर जो हो जाएगा कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी मार्केट हो जाएगा। आपको आंसर पता चल गया होगा, चलिए मैं बता दिया हूँ इसका आंसर, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी मार्केट। देखिए ये लाइनें आपको याद रखना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी मार्केट इज ए लो वॉल्यूम बट हाई यूनिट वैल्यू ऑफ मार्केट। मतलब इसमें ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। मतलब वो कस्टमर के लिए क्या होता है ना, जो कंज्यूमर होता है उसके लिए एक बेनिफिट होता है कि वो लॉन्ग टाइम तक किसी भी तरह से खराब नहीं हो सकता है, वो ड्यूरेबल रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है आपका। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ये 11 नंबर, ठीक है। तो हम अगले मतलब क्लास में आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जब इसको हम तब देखें जब मतलब पूरा का पूरा तैयार हो गया था पीडीएफ तक, तो उसमें से हम एडिट कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो रह गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डिमांड डेट अकर व्हेन ए करेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट इज फेल्ड टू सेटिस्फाइड द स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ द कस्टमर फील्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि डिमांड डेट अकर, ठीक है, मतलब उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे, डिमांड डेट अकर करेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट फेल टू सेटिस्फाइड। मतलब क्या, जो मार्केट के अंदर जो अभी अवेलेबल है प्रोडक्ट, वो क्या कर रहा है ना कि वो फेल कर जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि वो लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मार्केट का जो नीड है, मतलब स्ट्रॉन्ग नीड है मार्केट का, जितना विश्वास चाहिए कस्टमर को उतना विश्वास वो प्रोडक्ट दे नहीं पा रहा है। तो मतलब ये किस केस में हो सकता है? तो देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नया लॉन्च होता है तो यही होता है, उसके साथ क्या होता है कि उसके ऊपर अभी कस्टमर का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है, समझ गए। तो इसीलिए क्या होता है ना कि उससे कस्टमर अवेयर नहीं रहता है, मतलब उसे लैक ऑफ उसके बारे में क्या रहता है कि अवेयर रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है कस्टमर को स्ट्रॉन्ग जो उसको चाहिए एक सामान। जब कोई भी कस्टमर सामान खरीदने जाता है तो क्या चाहता है, हमें जो अगला दुकानदार है या सेल्समैन है वो हमें पूरे भर के इसके बारे में बताए सब कुछ और हमें सेटिस्फाइड करे, उसके बाद हम प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन इसके बारे में क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है कस्टमर को भी, कई बार सेल्समैन को भी लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो वो चीज़ें को क्या करता है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, डिलीवरी नहीं कर पाता है अच्छे से, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फेल रहता है मार्केट के अंदर, समझ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोरमेंट डिमांड बोलते हैं, मतलब निष्क्रिय डिमांड बोलते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट तो है मार्केट के अंदर लेकिन इसका अभी क्या है, डिमांड नहीं है। किस लिए? क्योंकि कस्टमर हो सकता है वहाँ उस बात से अवेयर नहीं है कि कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं प्रोडक्ट है, तो इसके वजह से जो मार्केट के अंदर क्या है उसका अभी डिमांड नहीं है। ये हो सकता है ऐसा कि ये ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके वजह से कस्टमर को बेनिफिट हो अगर ले ले तो, लेकिन अवेयर नहीं है इसीलिए लेना नहीं चाहते रहता जो लोग जल्दी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये होता है कि मतलब कस्टमर को इससे बेनिफिट हो सकता है अगर ले ले तो, लेकिन क्या हो यहाँ पे अभी अवेयर नहीं, इसकी वजह से नहीं ले रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि मतलब ये क्या है कि मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग जो नीड है कस्टमर का उसको ये मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से ये फेल है मार्केट के अंदर। चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम आपके लिए 12 ही क्वेश्चन सेट किए थे, ठीक है। और आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और मैं 2 क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब कुछ क्वेश्चन में जितना एक्सप्लेनेशन हो पाता है उतना मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपके लिए करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना आप मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप जितना वीडियो देख रहे हैं अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में देख लीजिए, उससे रिलेवेंट अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो जरूर से जरूर बन जाएगा, क्योंकि आपका फाइनली मोटिव क्या है ना कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी मार्केटिंग और सीआरएम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो नहीं पाता है एक्चुअली, जब इसको बनाते समय भी ना बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा नहीं हो पाता है। जीके जीएस हो गया ना तो उसके बारे में ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इस सब के बारे में जल्दी ज्ञान मिलते नहीं रहता है कहीं से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।